ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे आपको बता दिया गया था पहला क्लास में इंट्रोडक्शंस के बारे में कि झारखंड बीएड का जो एंट्रेंस होगा वो 100 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा, जो यहाँ पर डिस्प्ले में किया गया है। ठीक है, उस 100 मार्क्स में क्या क्या पेपर से क्या क्या क्वेश्चंस रहेगा। आपका हिंदी से 15 क्वेश्चंस रहेगा, जो हर क्वेश्चन पर 1 मार्क्स रहेंगे। तो आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो मतलब 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सेम उसी प्रकार से आपका इंग्लिश का जो क्वेश्चंस रहेगा, उस इंग्लिश क्वेश्चंस में भी आपका 15 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जो 15 मार्क्स का रहेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस रहेंगे और 40 मार्क्स रहेंगे। उसी प्रकार से आपका रीजनिंग का 30 क्वेश्चंस रहेंगे और 30 मार्क्स रहेंगे। तो टोटल क्वेश्चंस को ऐड कीजिएगा तो 100 क्वेश्चंस आएगा, और टोटल मार्क्स को ऐड कीजिएगा तो 100 मार्क्स आएगा। लेकिन इसके साथ एक शर्त जुड़ा हुआ है। शर्त क्या जुड़ा हुआ है? इसके साथ नेगेटिव नंबर भी आपसे काटा जाएगा। नेगेटिव नंबर करने का मतलब ये है कि अगर आप सपोज दैट कि 4 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, मतलब 0.25 हर गलती पर आपका नंबर कटेगा। तो आपको एग्जाम में बनाना भी है तो सावधानी पूर्वक बनाना है कि गलती कम करे, नहीं तो तुक्का मारना है। लास्ट में आपको सिखाएंगे क्योंकि ऑफलाइन में कैसे तुक्का भी मारा जाता है, बट पहले पढ़ने का आदत डालिए। मतलब लिमिटेड मारना है, नहीं आए ये नहीं कि नहीं समझ में आए तो गलती मारे, क्योंकि गलती मारिएगा एक क्वेश्चन गलत होगा 0.25 नंबर वो काट लेगा आपसे। सेम आ गई बात? देखिए आप, तो ये हुआ इसका यहां तक का एपिसोड। अब आपका पढ़ने की बात आ रहे हैं, तो जैसा कि आपका हिंदी में पढ़ना था, थोड़ा तो लाइट लेके हम पढ़ाते ही हैं क्योंकि लाइव चलते हैं ना, चलेंगे। देखिए पहला आपका हिंदी का जो बात चलेगा, इस हिंदी के सेक्शंस में आपका पहले बता दिए कि जो आप बेसिक पढ़े हैं, बेसिक करने का मतलब जो आप 1 से 10 तक पढ़ाई किए हैं। 1 से 10 का कहने का मतलब चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, अव्यय हो। हिंदी में इंग्लिश में वही बोलते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शंस। फिर उसके बाद आपको जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं एंटोसाइनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आइडम ऑफ फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, जिसको हिंदी बोलते हैं क्या, सब विलोम शब्द, परिवाची शब्द, समूह शब्द के लिए एक शब्द। ठीक है, ये सब फिल इन द ब्लैंक्स भरने के आएगा, छोटा सा पैसेज जो उतनी बड़ी नहीं रहती है। मेन सेक्शंस आपका ये आपका हिंदी का हुआ और इंग्लिश का। फिर उसका अगला दिन आपको सब डिस्प्ले में मिल जाएगा। ठीक है, क्या क्या क्रमबद्ध है। तो ये हिंदी के बारे में जो आपका बता दिया गया, लिखने की आवश्यकता नहीं ना है, बोलो बोल, जो नहीं आएगा बोलना। यही सब लिखेंगे जो आप लोग जानते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, मतलब पूरा डिटेली नहीं जाना है। मतलब इसमें क्या पूछा है, कॉमन एरर, इंग्लिश में से कौन बन जाता है ना, जैसे है एग्जाम्पल तौर पर समझोगे। जैसे अगर हम लिख देंगे राम जाती है, ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर, तो आपसे पूछा जाएगा इसमें गलतियां कहाँ है। तो आप लोग जानते हैं कि हमारा यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कॉमन एरर है। राम जाता है, जब मेल है तो यहां पर क्या होना चाहिए, जाता होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी गलत हुआ। जस्ट लाइक इंग्लिश में भी यही काम चलेगा। तो ये कॉमन एरर, मतलब संज्ञा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सब जो पढ़ेंगे वो आपसे डिस्क्रिप्टिव टाइप से नहीं पूछा जाएगा, वो एमसीक्यू बेस पूछा जाता है। और एमसीक्यू बेस चाहे आप हिंदी का तैयारी करेंगे चाहे इंग्लिश में, वो कॉमन एरर होता है, ये पढ़ा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हिंदी में ही भरने आएगा, इंग्लिश में ही भरने आएगा। फिर उसके बाद पैसेज इंग्लिश में ही पढ़ने आएगा, हिंदी में आएगा, इसीलिए उसका सेक्शंस को कॉमन बताया गया है। ठीक है, हमारे मेन सेक्शंस पर जो पढ़ना है और समझना है, जिसका नाम है रीजनिंग। देखो रीजनिंग का जो सेक्शन है लगभग 10 से 12 टॉपिक पढ़ना जाता है। लिख लीजिए क्या क्या टॉपिक है, हम बोल दे रहे हैं, ये हम लिखते जा रहे थे, लिख लीजिएगा साथ साथ फटाफट, क्योंकि सिलेबस रहेगा थोड़ा पता तभी आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। पहला नंबर जो टॉपिक है आपको पढ़ना पड़ेगा एनालॉगी टेस्ट। बंद कर, कौन कौन वाला, ये वाला? नहीं उसको तो नहीं बंद कर सकते हैं, बोलेगी तो हम इसको बंद कर सकते हैं, इतना। एनालॉगी टेस्ट में जिसमें हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता, दूसरा नंबर में जो आएगा
आपका होगा वर्गीकरण। ठीक है, जनरली इसका बोला जाता है क्लासिफिकेशन, या और भी लिख सकते हैं ऑड वन आउट। थर्ड में जो आपका आएगा, इंग्लिश में लिखते जा रहे, हिंदी वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, लिखा जाता है अरेंजिंग द स्टेटमेंट इन सीक्वेंस ऑर्डर, सीक्वेंशियल ऑर्डर। सीक्वेंशियल ऑर्डर बोलिए या फॉर्म में, मतलब बता देंगे सबका क्या क्या मतलब होता है इंट्रो में। मतलब कोई भी सेंटेंस रहेगा, ये वर्ड देगा, उसको सीक्वेंस में अरेंज करना। अरेंज करने का मतलब, जैसे एग्जांपल थोड़ा सा समझ लीजिए, 3 का फिर स्पेस दे तो बदल देंगे। देखिए एनालॉगी टेस्ट क्या होता है, कि पूरा सिलेबस लिख दे, पहले सिलेबस लिख दे, चलो देखो लिखते जाओ तब। 4th नंबर में आपका है अर्थमेटिक नंबर सीरीज, अर्थमेटिक नंबर सीरीज। उसके बाद 5th नंबर में आएगा मिसिंग नंबर, फिर उसके बाद आएगा रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ठीक है, लिखो, ऑन कर दो। हो गया तो बोलना, चले नेक्स्ट में, लिखो, लिखने दो, हिंदी बोल दे, हिंदी वाला और डिफिकल्ट लगेगा। चलिए आगे, बाद में क्यूआर कोड ले लेना, हम दे देंगे। देखो उसके बाद जो होता है आपका, जिसको हिंदी में बोलते हैं पहेली परीक्षण, जहां पर हिंदी आपको आसान लगेगा हिंदी भी लिख देंगे। जो आपको बताया गया है जंपिंग, जंबलिंग, उसके बाद लिखा हुआ है स्टेटमेंट एजम्पशन, जिसका हिंदी होता है कथन एवं पूर्व धारणाएं। पूर्व धारणाएं, उसके बाद लिखा हुआ है लॉजिकल प्रॉब्लम, नहीं उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एक टॉपिक आएगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं कथन एवं निष्कर्ष।
इसके बाद आएगा लॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, जिसमें बोला जाता है अंक गणित तर्क। ये अर्थमेटिक लॉजिकल के अंदर में ही चलता है। अंक गणितीय तर्क शक्ति। और लास्ट में आपका है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जिसको हिंदी में बोलते हैं समस्या का समाधान। समस्या समाधान। बस इतना ही आपको पढ़ना है। तो देखो, ये जो आपका जो है, तो यहां पर आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है इस सब में। ठीक है, ये बनाने समझना कैसे जाएगा वो सिखाया जाएगा। ठीक है, ये जनरली जब हायर लेवल पर जैसे पढ़ेंगे ना, तो वहां पर पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो आप बीएड लेवल पर है, इसलिए उतना नहीं जाना है, जितना आपको एग्जाम में आ जाए उतना ही पढ़ाना है, क्योंकि हर रीजनिंग का किताब में ये सब मिलेगा आपको लिखा हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक क्रम के बारे में समझेंगे। एनालॉगी टेस्ट क्या होता है ये समझिए। एनालॉगी, थोड़ा बहुत तो मैथ्स का नॉलेज आप लोग जानते ही होंगे, है ना, ऐसा बात नहीं कि मैथ नहीं पढ़े हैं। तो एनालॉगी टेस्ट का मतलब होता है सदृश्यता, मतलब एक साइड आपको दिखेगा और दूसरा पहलू आपको बताना है। तो एनालॉगी टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक आपका नंबर बेस्ड चलेगा, एक अल्फाबेटिकल चलता है। ठीक है, तो नंबर और एक वर्ड बेस्ड चलता है। तो जनरली आपसे नंबर और अल्फाबेट से रिलेटेड पूछा जाएगा। ठीक, तो हम लोग पहले अगर अल्फाबेट की बात करें तो कैसे काम करा जाता है। जैसे देखो, अगर ए का रिलेशनशिप जिस प्रकार से ई के साथ बना हुआ है, तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, एफ का रिलेशनशिप किसके साथ बनेगा। समझिए, इसी को बोला जाता है एनालॉगी टेस्ट। तो एनालॉगी टेस्ट का ही मतलब हुआ कि आपका वन साइड एक पार्ट दिखेगा, उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आपको दूसरा पार्ट का जवाब देना है। तो वो जवाब आपको कहां देना है, यहां पर जो 4 ऑप्शंस लिखे जाएंगे ना, उसी ऑप्शंस के आधार पर जवाब देना पड़ेगा आपको। वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आइडिया लीजिए, इसका जजमेंट हम लोग कैसे करते हैं। जजमेंट करते हैं अल्फाबेटिकल पोजीशंस के आधार पर। तो अल्फाबेटिकल पोजीशंस तो थोड़ा बहुत पता होगा। जैसे हम लोग जानते हैं ना, टोटल अल्फाबेट कितना होता है 26, इसमें वॉयल कितना होता है 5। ये तो हम लोग कॉमन जाते हैं, लेकिन अगर बोल देंगे कि पी का पोजीशंस क्या है, तब थोड़ा सा हाथ में गिनने लगेंगे। ठीक है, अगर पोजीशन याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो पर पोजीशन हम लोग गिनेंगे। कैसे गिनेंगे, आप लोग अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो एग्जाम में स्टार्ट होने से पहले सारे बच्चे ए से जेड तक लिख लेते हैं और वहां पोजीशन बैठा देते हैं, है ना, ये चीज होता है। तो वही पोजीशन पर इसको चेक किया जाता है कि ये किस पोजीशन पर दिया हुआ है। तो एज फॉर एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग इस चीज को। सपोज ए का अल्फाबेटिकल पोजीशन कितना आएगा 1, ई का अल्फाबेटिकल पोजीशन क्या आएगा 5। ठीक है, और एफ का अल्फाबेटिकल पोजीशन क्या आएगा 6। तो अब देखिए, 1 से जब 5 का जिस रेशियो में लिखा गया, इसमें कितना बढ़ा करके लिखा गया +4। तो डेफिनेटली है कि जब 6 से हम 10 में चलेंगे तो 4 बढ़ा के लिखेंगे। ठीक, तो 10 कहां पर किसका पोजीशन पर चला जाता है जे। ठीक है, ये आता है। ठीक, तो यही बोला जाता है एनालॉगी टेस्ट। एनालॉगी टेस्ट का मतलब ही हुआ कि वन पार्ट आपको विजिबल होगा, वही पार्ट के आधार पर दूसरे पार्ट का जवाब देना है, अपना मन से कुछ भी नहीं लिखना है। ये आपका हुआ अल्फाबेटिकल बेस्ड। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल बेस्ड पूछा जाता है। तो आइडियल इज न्यूमेरिकल बेस्ड क्या होता है, नंबर बेस्ड दिया रहेगा। जैसे 3 का रिलेशनशिप जिस प्रकार हम 27 के साथ बनाए हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि 4 का रिलेशनशिप किसके साथ बनेगा। एक जस्ट लाइक आइडियाज दे रहे हैं आपको। तो जब 3 से हम 23 चले, तो इसमें कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे, बताया जाएगा।
सपोज दैट ये किसी स्क्वायर पर तो बेस्ड नहीं है, किसी क्यूब पर तो बेस्ड नहीं है, क्या घटने के बाद कितना नंबर बढ़ा है, बढ़ने के बाद कितना नंबर बढ़ा है। तो इसका ट्रिक्स होता है, ट्रिक्स क्या है कि जब अचानक बड़ा बड़ा नंबर आपका घटने बढ़ने लग जाए तो वो स्क्वायर एंड क्यूब के फॉर्मेट पर काम करेगा, और अगर छोटा छोटा नंबर घटेगा बढ़ेगा तो वो जोड़ और घटा के नंबर पर काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है, तो 4 का अगर क्यू करेंगे तो 64 करेंगे। कौन सा सही मारी है। तो इसी को बोला जाता है एनालॉगी टेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सदृश्यता। ठीक है, आइडियाज ले रही, अभी आउटलाइन लेते जाइए, सबके बारे में पूरा अच्छी तरीका से बताएंगे। तो पहला आइडियाज पता चला। नाउ सेकंड बारे में जब हम लोग चलेंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सब आइडियाज है, वो यूट्यूब पर चला जाएगा आप लोग का। देखो दूसरा नंबर में जो गया है आपका वर्गीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशंस, और ये वन वर्ड आउट लिख दिया गया है, इसके नाम में ही काम छिपा हुआ है। कैसे, ये भी 3 टाइप से पूछा जाता है आपका, अल्फाबेट, वर्ड का बेस पूछा जाता है, या आपका नंबर बेस से, लेकिन ज्यादा आप लोग का हिट करेगा वर्ड बेस और नंबर बेस। देखिए समझिएगा बात को, एक छोटा सा आइडिया बताओ, इसमें से अगर किसी को अलग करना चाहे तो किसको अलग कर देंगे, 9 को। कैसे अलग किए, कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में दौड़ाए। वो कॉन्सेप्ट क्या था, बोलेंगे सर ये ऑड नंबर था, ये सारे इवेन था, तो हमने इवेन वालों को एक ग्रुप में रख दिया, ऑड को अलग कर दिया। वही आपको यहाँ लिखा हुआ देखिए, ऑड वन आउट। ये ऑड इवेन नहीं, ऑड वन आउट का मतलब ये है आपके जितने ऑप्शंस दिए जाएंगे उसमें से एक ऐसा ऑप्शंस होगा जो 3 को किसी ना किसी ग्रुप में नहीं रख सकते हैं। जिसको ग्रुप में नहीं रखेंगे, जो ग्रुप से अलग हो जाएगा, वही आपका होगा ऑड वन आउट, उसको ग्रुप से आप हटा सकते हैं। उसी के अंडर में हम लोग क्लासिफिकेशंस बोलते हैं, या ऑड वन आउट। सेम आ गई बात। आइए थर्ड वन को समझिए। थर्ड वन जो होता है अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस इन सीक्वेंस ऑर्डर, इसको कैसे किया जाता है, इसका आइडियाज में लेंगे। आपको कुछ वर्ड लिखा जाएगा, जैसे आवेदन, फिर उसके बाद लिखा रहेगा रिजल्ट, फिर इसके बाद लिखा रहेगा परीक्षा, फिर उसके बाद लिखा रहेगा आपका ज्वाइनिंग। ठीक है, और लास्ट में अच्छा ज्वाइनिंग चयन हिंदी में बोलते, सब हिंदी लिखे तो हिंदी लिखिए। फिर उसके बाद लिखा रहेगा मेरिट। अब इसको एक सीक्वेंस में सजाना है, नंबरिंग वो कर दिया रहेगा 1 2 3 4 और 5। तो आपको एक सीक्वेंस के आधार पर सजा के बताना है कि कौन सा किस सीक्वेंस में अरेंज होगा। देखो सबसे पहले हम लोग किसी भी परीक्षा में देते हैं तो पहले हम लोग आवेदन करते हैं, फॉर्म को फिलअप करते हैं, 1 नंबर पर आएगा। उसके बाद क्या होगा आपका, एग्जाम में बैठिएगा परीक्षा में, फिर उसके बाद परीक्षा देंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद क्या आएगा आपका, मेरिट बनेगा, और अंत में आपका सिलेक्शन और चयन हो जाएगा। यही हुआ आपका अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। ठीक है, तो आपका सेंटेंस यहाँ वर्ड दिए, सेंटेंस बेस रहेगा, उसी को सीक्वेंस में आपको सजा देना है। ये आपका टाइप 3 का इसके अंडर में पढ़ाई करेंगे। सही मारिए कॉन्सेप्ट। देखिए उसके बाद अर्थमेटिक सीरीज है। देखिए अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, ये अर्थमेटिकल नंबर सीरीज समझते हैं आप लोग, नहीं जानते, सब कुछ है। दीपावली में बल्ब जलाते हैं, जिसको कौन सा बल्ब बोलते हैं आप लोग, सीरीज ही बोलते हैं। उस कंडीशन बल्ब का क्या है, आप दूर से देखिएगा तो आपको ऐसा फीलिंग होगा कि वो बल्ब चल रहा है, रनिंग होता है, लेकिन वो रनिंग नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा, वो एक सीरीज में उसका सर्किट बना हुआ रहता है कि 1 जलेगा, 1 के बाद 3 नंबर जलेगा, कि 4 नंबर जलेगा, कि 1 के बाद 2 नंबर जलेगा। छोटा छोटा तो बटन टिपते हैं,
एक बार सीक्वेंस में डालेंगे तो एक बुतेगा, एक जलेगा, एक बुतेगा, एक जलेगा, तो आपको देखने में लगेगा कि बहुत रफ्तार में चल रही है। फिर और स्लो कीजिएगा तो एक के बाद 3 नंबर जलेगा, 3 के बाद 7 नंबर जलेगा, 7 के बाद 9 नंबर है। मतलब वो इस प्रकार सीक्वेंस में अरेंज किया गया है सीरीज में कि आप जो बटन टिपेंगे तो वही सीक्वेंस उसका सर्किट चलेगा। तो यहां पर जो अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल सीरीज भी है उसी फंक्शन पर काम करता है आपका। कैसे काम करेगा ध्यान से समझिएगा। देखिए आपसे बोल देगा कि अगला सीरीज में क्या आएगा। तो देखिए ये जो सीरीज दिया हुआ है ना, सीरीज आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि वो सीरीज देख करके ये किस पैटर्न पर चल रहा है आपका सीरीज। ठीक है, तो ये सीरीज कैसे पहचानेंगे आपको सिखाएंगे। ये अभी जैसे है ये स्क्वायर बेस्ड है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज चाहिए स्क्वायर्स का, क्यूब्स का, टेबल से पढ़ा होना चाहिए। ये सब तो बचपन में आप लोग पढ़े हैं, कोई ऐसा चीज नहीं कि जो बाहरी चीज है। ठीक है, तो अगर हम इसको सीरीज को पहचानना चाहेंगे तो कैसे सीरीज पहचानेंगे। ये अगर 1 का स्क्वायरिंग किए तो ये 1 हुआ, ये 2 का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 4 हुआ, ये 3 का स्क्वायरिंग करे तो ये 9 हुआ, और ये 4 का स्क्वायरिंग किए तो 16 हुआ। तो ये हमारा जो सीरीज चल रहा है ये एक स्क्वायरिंग का सीरीज चल रहा है। स्क्वायरिंग का सीरीज मतलब 1 2 3 4। तो अगला सीरीज जो चलेगा वो 5 का स्क्वायरिंग होगा, मतलब यहां जवाब जो चलेगा वो आपका 25 चले होगा। समझ बात, वही लिखा हुआ अर्थमेटिक नंबरिकल सीरीज। तो ये स्क्वायर बेस आया, फिर एडिशन बेस चल सकता है, सब्सट्रैक्शन बेस चल सकता है, डिविजिबिलिटी चल सकता है, स्क्वायरिंग प्लस चलेगा, क्यू प्लस चलेगा। लेकिन उतना नहीं, आप लोग का चलेगा सिंपल जोड़ने का टेक्निक पर, घटाने पर, स्क्वायर्स पर, क्यू से ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर आता है मिसिंग नंबर्स। ठीक, और एक इसका आता है सीरीज दिखा दे रहे हैं, वो बहुत अभी आप लोग का पूछा भी जा रहा है, देखना ध्यान से। फिर बोलेगा आगे क्या लिखा जाएगा। अगला सीरीज क्या आएगा, वही होगा, बोलो। देखो इसको अगर हम सीरीज में डिवाइड करेंगे तो कैसे हुआ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तब क्या होगा, तब स्टार्ट होगा ना, 1 स्टार्ट होगा तभी तो आएगा 2 3 4 5 6 7 8। तो ये है अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल सीरीज चलेगा। ठीक है, तो इस तरह का आपका सीरीज वाला अगर अभी 2-3 साल से आपका एग्जाम में रिपीट कर रहा है क्वेश्चंस को, तो इस पर इसको सिखाया जाएगा कैसे बनता है। ठीक है, समझ में आ रही ना बात। देखो उसके बाद आता है मिसिंग नंबर, यही काम करेगा आपका मिसिंग नंबर में, कैसे दिखा रहे हैं। चलिए दिमाग लगा के भरना चालू कीजिए, तो क्या क्या भरेंगे, बोलो बोलो बोलो। हाँ कॉपी में लिखो और भरो, तब तो सीरीज है मिसिंग नंबर का। हाँ बोलो। तो आप लोग तो आर्ट्स का स्टूडेंट, सब आर्ट्स के ना है, तो आप लोग तो लिखने में एक्सपर्ट हैं। ये तो हमको भी नहीं पता। अच्छा रिपीट कर दिए हैं, अच्छा। हाँ अच्छा रुक जाओ, ए बी सी, गलत हो गया, रुक जाओ मत लिखो, सीरीज ही पूरा गलत हो गया है। सीरीज को सुधार दे रहे हैं, रुक जाओ, मत लिखो सीरीज गलत है, सीरीज को सुधार दे रहे हैं।
यहाँ पर 2 कर लेना। बस इसी सीरीज को बनाओ। बना बना, बोलो बनाए तो। चलिए ए बी सी आपके बात से सहमत अगर हुए तो ए बी सी डी ई, और आगे ए बी सी तो आपका दिया हुआ है, डी ई एफ ए बी सी, सीरीज आपका कंप्लीट हो रहा है। देखिए ए बी सी चले, फिर उसके डी तक जाना था तो आप ई बढ़ गए, ए बी सी डी ई आते तब इसमें एफ आते। देखो जनरली इस तरह का सीरीज को ध्यान से देखना है, ठीक है, सिखाएंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बनता है। देखो पहले हमने ए बी को पूरा किया, फिर उसके बाद डबल ए डबल बी सी, फिर उसके बाद ट्रिपल ए बी सी, फिर उसके बाद 1 2 3 4 ए बी सी तक आपका रुक गया। सीरीज देखे, यहां देखना, पहले एक बार ए को लिखा गया, फिर 2 बार लिखा गया, फिर 3 बार लिखा गया, फिर 4 बार लिखा गया। हाँ तो यहां पर ए भी दिए ना, ए को कॉन्सेंट्रेट करना है सीरीज को। यहां देखो एक सीरीज चलाएं एक बार, फिर 2 बार चलाएं, फिर उसके बाद 3 बार चलाएं, फिर उसके बाद 4 बार। देखो तो यहाँ पहला वाला में इसीलिए तो दिया नहीं था वो, नहीं तो फिर आप सीरीज तो फिर ए भी डालेंगे तो देखिए नहीं बनेगा फिर सीरीज, ठीक है। तो बोलेंगे सर ये कैसे बनेगा, एक लॉजिक है, क्योंकि हर स्टूडेंट तो अपना अपना कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, तो वहां ऑप्शन डिफाइन होता है, ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, और 4 ऑप्शंस में इस तरह का वो गैप नंबर डाला रहेगा आपका, टोटल 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहां पर उसी तरह डाला रहेगा ए बी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, फिर इसी तरह डाल देगा ए बी सी, 3 हो गया, 4 5 6 7, फिर इसी तरह का डाल देगा ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको वहां फिलअप करके सीरीज दौड़ाना पड़ेगा कि कैसे सीरीज दौड़ेगा, ठीक है। तो ये जजमेंट करना पड़ेगा, जनरल प्रैक्टिस का चीज है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये मिसिंग नंबर उसी के अंदर है, लेकिन मिसिंग नंबर मतलब वहां छूटा हुआ है नंबर, उस नंबर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे आप आइडेंटिफाई, तब जाकर के वहां फिलअप करिएगा, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है, हाँ तो वही तो कॉलम में तो ही तो मिस किए। एग्जाम्पल बोलो, एक एग्जाम्पल कुछ भी बोलो, कोई एग्जाम्पल बोलो हम बता देंगे, कोई भी, जैसे बोलने का जो क्वेश्चन है ना कहीं भी है तो कुछ एग्जाम्पल बोलो, कुछ भी एग्जाम्पल बोलो तो हम बताएंगे। अच्छा वो मिसिंग नंबर है, वो पजल है, पहेली जो लिखे ना हम, वो पहेली है। तो देखो वो जनरली क्या है ना, वो मिसिंग नंबर है लेकिन वो पजल का एक पार्ट है, दिखा दे रहे। देखो वो पजल का कैसे पार्ट है, ध्यान से समझिए। वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में चलता है। ये पहेली है, पजल जो आगे लिखा हुआ था ना सेक्शन में, एक और कर दे रहे हैं।
देखो एकदम आसान वाला दिए हैं, तो आपको यहीं से दिख जाएगा इसका जवाब क्या होगा। वो ब्लैक जो क्वेश्चन मार्क्स लगाया गया है उसके जगह पर कौन सा नंबर को आप फिल कीजिएगा इस जगह पर। बोलो। जम गए। हाँ बताओ बताओ। बोलिए और बोलिए। इतना आसान तो दिए हैं, बोलो। यहाँ 32, चलिए सबकी बात मान रहे हैं, एक जन का 32 है, और बोलो। किसी जन का 4 है, और बोलो। बोलते जाओ और बोलो। 4 ही है सभी का। देखो बोले ना ये सीरीज है, ये सीरीज हॉरिजॉन्टल भी चेक किया जाता है और वर्टिकल भी चेक किया जाता है। हॉरिजॉन्टल ऐसे करते हैं, वर्टिकल ऐसे करते हैं। तो देखो कहने का सेंस है कि ये सीरीज बहुत तरीका से चलेगा, स्क्वायर में भी चलेगा, एडिशन पर भी चलेगा, सब्सट्रैक्शन पर भी चलेगा। तो सिंपल तरीका से देखो, ये जो लास्ट लाइन है तो ये दोनों को ऐड किया गया, देखो 1 और 3 को जोड़े 4 और 4 को जोड़ दे 8 जोड़ करके लिख दिए। ठीक, अब इसको नहीं चेक करेंगे, फिर अगला देखेंगे। देखो ये क्या हुआ, 6 और 12 18 और 10 कितना हो गया 28। तो ये दो सीरीज आपका इस प्रकार चला कि ये 3 को जोड़ करके लास्ट में रिजल्ट लिख दिया गया है। तो डेफिनेटली ये रिजल्ट तो लिख दिया 18 आना चाहिए। तो आपके पास नंबर कितना है, 5 और 9 14 है, और आपको चाहिए 18। तो 18 में 14 को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा 4, मतलब यहां पर 4 लाना पड़ेगा आपको। कौन से समझ में आ रही बात। तो ये होता है जो आप पूछे थे ना, ये पजल का एक पार्ट है, बहुत तरह का पूछा जाएगा, इसमें तो कोई सीमा ही नहीं है। आसान वाला दे रहे हैं। चलो बताओ क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर क्या आएगा। 25 कैसे आइडेंटिफाई किया आपने। अच्छा, एक स्क्वायर में दौड़ाएं और एक को क्यू में दौड़ाएं, एक ये ना, ये भी एक स्क्वायर में गया क्यू में गया, तो यहां डेफिनेटली एक एक स्क्वायर आएगा और एक क्यू। आपने पहचाना कैसे इस चीज को, कुछ तो टेक्निक आया होगा, पहचाने कैसे इस चीज को। वो नहीं जवाब है, आप कैलकुलेट करिए, आइडेंटिफाई कैसे किए कि वही चीज होना चाहिए। आपने एक रिलेशनशिप बनाया सभी के साथ, वो रिलेशनशिप आपने क्या बनाया कि पहले आप इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को मैच करवाया कि क्या जो पहला साइड के साथ रिलेशनशिप चल रहा था वो दूसरे के साथ वो चल रहा है कि नहीं। अगर इसमें वो रिलेशनशिप नहीं चलता तो ये डिफिकल्ट हो जाता। तो आपने इन दोनों में कंपेयर किया कि पहला वाला के साथ स्क्वायरिंग हो रहा तो दूसरे के साथ क्यू बन के आ रहा, सेकेंड नंबर जो आपको दिया गया वो भी एक बार स्क्वायरिंग बन के आ रहा, एक बार क्यू आ रहा। तो थर्ड के साथ जब आप रिलेशनशिप बनाए गए तो उसका एक सेक्शन देख लिया कि आप एक क्यू है, तो डेफिनेटली एक दूसरा सेक्शन स्क्वायरिंग बन के आएगा। ठीक है, जो आपका कहीं लिखे हैं रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, सही हमारी बात ना। ठीक है, तो इस तरह को भी देखने को आपको मिलेगा। ब्लड रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप लिख दिया तो मतलब समझ रहे हैं ना, रिलेशनशिप मतलब वो संबंध बताएंगे। तो ब्लड रिलेशनशिप तो आप लोग एक्सपर्ट हैं, विशेष रूप से तो गर्ल्स लोग को शुरू से बोलते हैं, उन लोग का बहुत स्ट्रांग रहता है ब्लड रिलेशनशिप, और नहीं रहता है तब वो फैमिली के साथ नहीं रहते हैं। जैसे ओरली बता रहे हैं, अगर पूछे देखो वो ओरली पढ़ा जाता है। जैसे सपोज क्वेश्चन सिमना, बहुत इजी क्वेश्चन पूछेंगे, देखते बॉयज एंड गर्ल्स में पहले कौन जवाब देंगे, ओरल ध्यान से रखिएगा। ठीक है, आपके चाचा के भाई का बेटा आपका कौन है, आपके चाचा का बेटा का भाई, हाँ आपके चाचा के भाई का बेटा का आपका, तो भाई तो कौन भाई, ठीक है।
तो सुन लीजिए दूसरा क्वेश्चन। ठीक, ये तो बता दिए। अब उसको जब हम एक्स वाई के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे तब एक्स जो है बी का भाई है, ठीक है। सी एक्स का पुत्र है, छोटा सा दे रहे हैं। तो सी का बी से क्या संबंध है? तो सी का बी से क्या संबंध है बताओ। अंदाज नहीं बोलिएगा, हाँ ना में सही है ना, बोलिए बोलिए तब ना बताएंगे। हाँ, सी का बी से कहने वाला बी है, बी जो होगा सी को क्या कहेगा? कंफर्म? चलिए और इधर बोलो, और बोलो, पीछे से बोलो, भतीजा भतीजा बोलो। तो जेंडर नहीं मेंशन कर सकता तो रिजल्ट तो आइदर और में जाएगा, तो आइदर और का रिजल्ट बोलो, भतीजा या भतीजी कहना है ना। चलिए देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। बोला गया है एक्स जो होता है बी का भाई है, ठीक है, बी का भाई है, सेम जेंडर वाले को अपने ही लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बी जो बोल रहा है एक्स को क्या बोल रहा है? भाई, ये प्लस है, इसका जेंडर डिफाइन नहीं है, मेल और फीमेल कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अगर फीमेल भी रही तो भी इसको भाई बोलेगा, मेल रहा तो भी इसको भाई बोलेगा। वही बोला गया एक्स जो होता है बी का भाई है, सी जो होता है एक्स की पुत्री है, सी जो है सॉरी पुत्र है, एक्स का पुत्र है, नीचे आएगा, इसके बारे में बताएंगे क्योंकि एक जेंडर नीचे गया। तो सी जो है एक्स का पुत्र है, प्लस में जाएगा ये, ठीक है। तो बोला गया है सी का बी से, देखो जेंडर क्लियर है तो देखो, अब देखो ये इसको भाई बोल रहा है तो डेफिनेटली भाई बोल रहा है, और भाई का बेटा को क्या बोलेंगे? भतीजा बोलेंगे, सही है। आप कौन से सही में आया? तो जेंडर कहने वाला जिसको कहा जा रहा है उसको डिफाइन होना चाहिए, तो जब इसका जेंडर डिफाइन है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जनरली रिलेशनशिप लिखा गया है, एक दो क्वेश्चन, इसीलिए तो देखो एग्जामिनर बहुत चालू है, एग्जामिनर खाली बोल दिया रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप में कुछ और डाल सकता है, ठीक है। तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है, ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको ही बता देंगे, ये ब्लड रिलेशनशिप का एक पार्ट है। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा पूछता है इशारा वाला क्वेश्चंस, इंडिकेशंस वाला। सपोज दैट कि यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, यहाँ एक कोई गर्ल्स है पिक्चर में, ठीक है, इस गर्ल्स का इशारा करते हुए हम कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, इस गर्ल्स की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं ये मेरे दादाजी के भाई के बेटे की बहन है, तो ये क्या लगेगी मेरा? फिर से समझो, एक बार सुनना, ये जो फोटो में ये जो गर्ल्स है, इस गर्ल्स का इशारा करते हुए हम कह रहे हैं, क्या बोले? ये मेरे दादाजी के भाई के, ठीक है, बेटे का बहन है, तो वो हम उसको क्या कहेंगे? वो बोलेंगे। तो देखिए रिलेशनशिप क्या बोला, यहां पर कोई एक फोटो में देख रहे किसी को हम, ठीक है, देखो कहने वाला हम है, जब भी इंडिकेशन वाला है तो अपने आप को समझिएगा, क्या बोले? दादाजी के भाई के, ठीक है, बेटे का क्या है? बहन है, यही फोटो वाला आदमी है ना। तो देखो दादाजी के भाई के बेटे का बहन, तो जब दादाजी का ये बेटा बना, ये भाई का बेटा, तो डेफिनेटली एक ये इसका भतीजा लगेगा, ठीक है। तो ये जो भतीजा लगेगा, तो यहां पर जो एक पर्सन बैठेगा, तो मतलब ये हम इसको क्या कहेंगे? डेफिनेटली, क्योंकि देखो यहां दादाजी ये मेरा भी लगेंगे, ये दादाजी ने बोले, दादाजी के भाई को क्या कहेंगे? दादाजी ग्रैंडफादर कहेंगे, और दादाजी का बेटा को क्या कहेंगे? अंकल ही कहेंगे, और अंकल के बहन को क्या कहेंगे? बुआ कहेंगे। तो ये जो होगा हम इसको क्या कहेंगे? बुआ कहेंगे।
ये इशारा वाला क्वेश्चंस बहुत किसी भी कॉम्पिटिशन्स में कीजिएगा, चाहे नीट के एग्जाम में बैठिए कॉम्पिटिशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये आता ही है। और एक ये रहता है, ये नंबर बेस पे नामकरण नहीं करेगा, एक्स वाई जेड एबीसी। कौन से सही माई बात, इसका कैसे सीरीज चलता है बता देंगे आपको। देखो अब देखो, ये जो जंबलिंग बताए थे, जो पहली बताए थे ना, अभी जो आपने किया सर्कल वाला और स्क्वायर वाला, उसी पैटर्न पर ये काम करता है। अब स्टेटमेंट और कथन पूर्व धारणाएं समझिए क्या होता है। पूर्व धारणाएं मतलब आप किसी चीज का पहले से अनुमान लगा लेना। जैसे एग्जाम्पल का तौर पर आप बीएड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्यों प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 समझिएगा। आपका कथन स्टेटमेंट में लिखा कि विद्यार्थी बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, ये कथन हुआ। पूर्व धारणाएं, इस तरह का ऑप्शंस दिया रहेगा। एक नंबर पहला, अच्छे मेरिट पाने के लिए इंटरटेनमेंट के लिए, तीसरा अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए। समझिए, ये कथन एक स्टेट दिया रहेगा और आपसे पूर्व धारणा अनुमान लिया गया। जैसे आप लोग फॉर्म भरे, विद्यार्थी बीएड का फॉर्म का इंटरेस्ट भरे, क्या कारण से भरे, अच्छे मेरिट पाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, चलो भाई फॉर्म भर रहा दोस्त हम भी भर दिए, ये अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए। अब बताओ तीनों में से कौन सही है, कौन गलत है, कौन नहीं हो सकता है, ये आपसे पूछा जाएगा। वन और 3, तो अच्छे मेरिट पाने के लिए, बीएड का मेरिट जो होता है, तो अगर सपोज दैट, देख लीजिए कैसे देगा एग्जामिनर, देखिए ना, 1 और 3, दूसरा नंबर 1 और 2, तीसरा नंबर 2 और 3, और डी नंबर में केवल 3 नंबर ऑप्शंस। अब बताओ ए बी सी डी में कौन सही होगा, बोलो, माने ए बी सी डी में कौन सही होगा। किसी का कहना है ए और किसी का, देखिए आप बीएड हुआ तो जनरली आपका मेन मकसद था क्या, मेरिट बनाना था। मेरिट तो किस तरह का बन सकता है, लोअर टू हाई, लेकिन मेन एम्बिशंस क्या है आपका, गवर्नमेंट कॉलेज में। तो यहां पर बोला जाता है जो सबसे हिट और सबसे पावरफुल जो वर्ड होता है, उसी वर्ड या सेंटेंस को प्राथमिकता दी जाती है, ये नॉर्मल सेंटेंस को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसीलिए आपका सबसे हिट क्वेश्चन है थर्ड, इसलिए थर्ड नंबर जवाब होगा। ये भी जवाब सही होगा, लेकिन देखिए यहां पर 1 और 3 दोनों लिखा हुआ है ना, तो 1 और 3 दोनों दिया तो क्या हुआ, आपका दोनों मेरिट बना रहा था, इसीलिए 1 में जाएगा। अगर ये ऑप्शंस को हटा देते तब 3 जाएगा। कौन से सही माई बात। तो ये देखो कथन और पूर्व धारणा है, और कथन है निष्कर्ष। अभी प्रैक्टिकल समझिए, सब प्रैक्टिकल है। सपोज करो अभी बहुत तेज से बारिश होने जा रही है, स्टेटमेंट दे दिए हम कि बहुत तेज से बारिश होने जा रही है। निष्कर्ष, आज बच्चे की कम आने की संभावना है, आज कोचिंग बंद रहेगा, आज पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। ये तीनों में से कौन सा सही होगा। पहला, बहुत तेज से बारिश होने वाली थी, आज बच्चों के बहुत कम आने की संभावना है, आज क्लास बंद रहेगा, और आज यार क्या क्वेश्चन बोले थे, पढ़ाई नहीं होगी ना। तो तीनों में बोलो सबसे हिट क्या होगा, हिट देखे कम आने का।
अब बोलेंगे सर इसको समझा कैसे जाता है, सिखाएंगे आप में। इसका रूल कहा जाता है, ये एडवांस रीजनिंग का एक पार्ट है, इसमें आपको नेगेटिव विचार नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, इमोशनली कभी डिसीजन नहीं लेना है, इमोशनली मतलब अपना फेवर के अनुसार जवाब नहीं ढूंढना है। थर्ड नंबर ऑप्शन बोला जाता है, ऐसे ऑप्शंस को ढूंढना है जो सभी को सर्वमान्य हो और सटीक हो। तो मतलब यहां पर होगा पॉजिटिव, मतलब बच्चे की कम आने की संभावना है, क्लास नहीं होगा ऐसा विकल्प नहीं है, ये नेगेटिव थॉट है, क्लास हो सकता है इसीलिए वो जवाब नहीं बनेगा आपका। ठीक है, पढ़ाई नहीं होगी ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये भी नहीं होगा। तो आपका होगा पहला नंबर जवाब कि आज बच्चे की कम आने की संभावना है। तो जब ये एडवांस रीजनिंग में थोड़ा सा टच किया गया पार्ट है, थोड़ा सा आपका आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए दिया गया एग्जामिनर, तो ये जजमेंट करेंगे। ठीक है, फिर लॉजिकल प्रॉब्लम उसी तरह है, नंबर बेस्ड से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपसे कुछ मैथमेटिकल जो रीजनिंग मैथमेटिक्स होता है, मतलब मैथमेटिक्स से कुछ सवाल रहेगा लेकिन उसको रीजनिंग स्टाइल में सॉल्यूशन करना पड़ता है, उसी लिखा गया प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेम आई बात। तो ये सारे बातें जो रीजनिंग सेक्शंस का था ये आपको आइडियाज दिया गया। अब बोलो इसमें क्या क्वेरीज है, क्या पूछना चाहते हैं।